है मर्द का बच्चा तो चला गोली अपने कनपटी पर। चलो लगा कनपट्टी पे अपनी। तेरा आखिरी चांस। अब खेला शुरू किया है तो खत्म कर। माता 3 बजे रात को हमारे पास फोन आया कि गांव हनुमान नगर में गोलियां चली हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी टीम रवाना हो गई। नकवी साहब, सर। इस केस पे तो रोशनी तभी डाली जा सकती है जब थोड़ी रोशनी हो जाए। जी। एक काम करिए, सबसे पहले तो इस एरिया को सिक्योर करना पड़ेगा और इन दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जी जनाब। डेड बॉडीज आइडेंटिफाई हो गई है, ओम अवस्थी और माधव अवस्थी। सर बाबूलाल और विभूति भी यहीं पे हैं जो इस पूरी घटना के आई विटनेस है। सर ये दोनों। क्या देखा तुम दोनों ने? साहब, हमने देखा माधव और ओम दोनों एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए थे और फिर गोली चल गई और दोनों वहीं ढेर हो गए। हाँ साहब, और जैसे ही ये हादसा हुआ हम दोनों वहां से भागे बाकी गांव वालों को बुलाने के लिए। सर माधव यहाँ बैठा होगा वो दीवार की तरफ मुंह करके जब उसने गोली चलाई। सर केस एकदम क्लियर है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ बंदूकें तानी और गोलियां चलाई जिससे दोनों की जान चली गई। नकवी साहब। सर। दोनों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ क्या? जी जनाब। राम राम साहब। हम चौधरी बंसीलाल, इस गांव के मुखिया। हमारे साथ चौपाल पे चलिए ना। ये अवस्थी परिवार के बारे में क्या जानते हैं आप? साहब, आज से 30 साल पहले भरत अपनी बीवी मनमोहिनी के साथ शहर से गांव में आ गया। उसके 3 बेटे थे। विष्णु गोद में था, माधव और ओम उससे बड़े थे। भरत के स्वर्गवास होने के बाद ओम और माधव 1 नंबर के आवारा और मनचले हो गए। और वो तीसरा लड़का? साहब, वो विष्णु शहर चला गया, कहीं नाटक नौटंकी करता है।
किसी से दुश्मनी? वैसे तो उन दोनों की आपस में पटती नहीं थी जरा। और विकास चंदेल से तो बिल्कुल ही नहीं पटती थी। विकास चंदेल को ओम के विपक्षी पार्टी से टिकट भी मिला था। विकास चंदेल को लगता था कि इसकी जीत के रास्ते में ओम खड़ा है। और इस बार का इलेक्शन तो हम ही लड़ेंगे और टिकट भी हम ही लेंगे और हम ही जीतेंगे। और वैसे भी साहब, मंडी बाजार के कारोबार में भी विकास और ओम की बराबर लड़ाई होती रहती। माधव हमारे मिट्टी के माधव, दिल के नरम। वो अक्सर कर्जदारों की उसका कर्ज चुकाने में देरी करने पर माफ कर देता था। माधव भैया, आप समझाइए ना ओम भैया को, हम जल्दी ही पाई पाई चुका देंगे। आप ही हमारे माई बाप, हम पैर पकड़ते हैं, एक हफ्ते की मोहलत दिला दीजिए। अरे भैया, समय मांग रहा, दे दीजिए, जल्दी वापस कर देगा पैसे। मगर ओम अवस्थी, उसके दिल में न किसी के लिए दया न माया। सुन माधव, हमारे धंधे के बीच में अगर कोई आएगा ना तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुझे भी नहीं। और साहब वो दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और बैठक बुला ली अपना हिस्सा अलग करने के लिए। देखिए, हमारा काम करने का तरीका अपना है और भैया का अपना तरीका है। हम कम में संतोष कर लेते हैं और भैया के सपने बड़े। चाहे तो हम मिनिस्टर बन सकते हैं पर हम बनना नहीं चाहते। मिनिस्टर बनने के लिए माधव हिम्मत चाहिए जो तुझ में नहीं है। गली के कुत्ते जैसा औकात है तेरा, जिसको कोई भी पुचकार दे उसके पीछे तुम हिलाता चलता है। और सुन, अगर तेरी तरह अगर हम धंधा करने लगे ना तो सब के सब सड़क पर होंगे कटोरा लेके। और तुझे अगर हमारी बात पर यकीन ना हो तो ठीक है, हो जा अलग, कर देते हैं हम 3 हिस्सा। अरे भैया, भैया शांत हो जाइए। भैया, ये लड़ाई झगड़े से कभी किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ है, कभी किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। तो क्या करें हम, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, समझा इसको। शांत हो जाइए भैया। देखिए, हम सब एक साथ रहें, हमारा परिवार एकजुट होकर रहे, इसी में हमारी ताकत है ना? ये है ओम और माधव की माँ मनमोहिनी जी। नमस्ते। छोटा बेटा विष्णु और माधव की पत्नी उमा जी। नमस्ते। हमेशा दोनों को समझाता था, सोच भी नहीं सकता था कि दोनों एक दूसरे का खून कर सकते हैं। एक माँ का बच्चा चला जाए दुनिया में, इससे बड़ा दुख नहीं है। अपने बच्चों को इन्हीं हाथों से हमने बड़ा किया। इनके जाने के बाद हमने कभी अपना दुख उनके सामने नहीं रखा। हम जानते हैं कि आप सभी के लिए घड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप हमारी पूरी मदद करेंगे। इन्वेस्टिगेशन? सर, क्या आपको किसी पे शक है? क्या ओम भैया और माधव भैया ने एक दूसरे को नहीं मारा? ये केस तो लंबा चलेगा जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती। आप फिक्र मत करें, जब भी आपको जरूरत होगी हम आपका साथ देंगे। इनफैक्ट अगर मैं शहर से बाहर भी हूं तभी आपकी बुलाने पर आ जाऊंगा। ये मेरा कार्ड सर। साहब, उस दिन विकास बाबू ने ओम बाबू से बहुत बड़ा झगड़ा किया था, क्योंकि ओम बाबू ने हमारे ट्रक का सारा माल अच्छे दामों पे खरीद लिया था। ओम जी, ये ट्रक आप नहीं खरीद सकते। गिदड़ भपकी किसी और को जाकर देना। और सुनो बे, मनोहर से हम सौदा कर चुके हैं। बहुत अकड़ रहा है, इसकी दादागिरी निकालनी पड़ेगी।
आजा मेरा बच्चा। क्या किया आज? अरे क्या हो गया? नाराज है, गुस्सा है? पानी। क्या हो गया हमारे साहबजादे को? आज बड़े भाई साहब का बेटा आरव आया था। अच्छा। तो आरव भैया के साथ क्या खेला? पापा आरव बहुत गंदा है, मेरी टॉय कार ले जाने की जिद कर रहा था। ओ, आरव भैया जिद कर रहे थे? जिद करना तो अच्छी बात नहीं होता बेटा, बुरी बात होता है। इधर आ, हमारे साहबजादे हमारी गोद में बैठेंगे। लेकिन आरव आपके भाई है ना, आपको उनको अपनी टॉय कार दे देनी चाहिए थी, हम आपको दूसरी लाके दे देते। तो कल हम क्या करेंगे? आरव भैया को एक नई टॉय कार लाके दे। आपके पास तो है ही। और बेटा, हर फैमिली तभी खुश होती जब उसमें सब सदस्य खुश रहते हैं। परिवार प्यार से बनता है, प्यार से ही चलता है, समझिए मेरे राजगुरु। इंस्पेक्टर साहब, हम भी हैं। चलो भाई, मम्मी की बारी। शूट आउट उन दो बंदूकों से एक दूसरे पे हुआ, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वहां जो दूसरी गन मिली है वो एकदम नई थी। इसमें से कोई गोली डिस्चार्ज नहीं हुई थी और माधव की गन से चली 6 की 6 गोलियां हमें मिल चुकी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उन दोनदोनों की मौत जिन बंदूक की गोलियों से हुई है वो दरअसल वो थी ही नहीं, बल्कि कोई और ही मौजूद था एक नई गन के साथ गोलियां चलाने के लिए। तकवी साहब, सर, सबसे पहले विकास चंदेल और दुष्यंत से शुरू करते हैं। जी। आप जरा उधर देखिए। सर। आइए कविता जी। बेटा सुनो, अरे बेटा रुको। कविता जी आप उधर से आइए। सब छोड़ो, सब। अरे घबरा क्यों रहे हो बेटा? कुछ नहीं कर रहे हम। नाम बताओ। बबलू नाम है हमारा साहब। हमारी बकरी खो गई थी तो उसको खोजते हुए हम गांव के छोर पर पहुंचे। तब वहाँ हमने एक आदमी को किसी से बात करते सुना। वो कह रहा था कि वो ओम अवस्थी की जान ले लेगा। जानते हो उसको? नहीं साहब, पर वो बोल रहा था वो कट्टे का इंतजाम कर लेगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। जा। इस गांव में हथियार कौन सप्लाई करता है? सर, ये सारे गांव में एक ही आदमी है जो हथियार सप्लाई करता है। सुलेमान नाम है उसका। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कट्टा किसने मंगवाया था। शाम को 6 बजे मिलते हैं, वहीं माल की डिलीवरी हो जाएगी। दो नंबर का धंधा करता। आराम से। अब हमें चुपचाप बताओ कि हाल फिलहाल में इस गांव में किस किस को गन बेचा। अगर झूठ बोला तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसको बेचा गन? प्रकाश, 12 वाले को 2 दिन पहले बेचा था सर। लेके चलो। या तो मुंह खोल या भाग। जहां तक भाग सकता है भाग या जवाब। विकास चंदेल साहब, उसने मुझे पैसे दिए थे ओमी और माधव को रास्ते से हटाने के लिए। मगर माँ कसम साहब,
मेरे ट्रिगर दबाने से पहले सर वो दोनों एक दूसरे की जान ले लिए सर। अरेस्ट कीजिए, लेके जाओ उसको। साहब मैंने नहीं मारा, मेरा यकीन करिए साहब, मैंने नहीं मारा। विकास चंदेल। हाँ, प्रकाश को मैंने ही पैसे दिए थे, लेकिन उन भाइयों ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। आपस में ही लड़ मरे। ओम अवस्थी एक नंबर का काहिया इंसान था। मेरे किसानों को जबरदस्ती तोड़ के मेरे बिजनेस पे नुकसान पहुंचाना चाहता था। इलेक्शन में टिकट खरीद कर मुझे हराना चाहता था। बेचारा सीधे स्वर्ग का टिकट कट गया। चंदेल साहब, शायद आप ये बात जानते नहीं हैं। किसी को मरवाने के एवज में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आपकी हिम्मत है तो हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर आइए। डाल दीजिए मुझे अंदर। अगर गलती से ऐसा हो भी गया तो मैं अदालत से बेकसूर छूट जाऊंगा। बाहर आने के बाद ये क्रांति बहुत भारी पड़ेगी, समझे आप? हमारी चिंता करना छोड़िए विकास चंदेल जी, अपनी फिक्र कीजिए। जल्दी लौटेंगे आपके पास, वो भी अरेस्ट वारंट के साथ। चलें नकवी साहब। सर सर एक सेकंड। दुष्यंत, मैं मानता हूँ जुआ खेलता हूँ, मगर खून नहीं कर सकता साहब, किसी की जान नहीं ले सकता साहब। ओम भैया तो वैसे दबंग आदमी थे, उनके ऊपर हाथ कौन डालेगा? उल्टा उन्होंने हमको थप्पड़ मारा था साहब। दोबारा कभी हम दोनों भाइयों के बीच में फुट डालने का कोशिश किया ना तो तेरा चमड़ी उधेड़ के पूरा गांव में जुलूस निकाल देंगे, समझा? साहब हमें तो बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए थी ताकि हम उनकी पाई पाई चुका सकें। कत्ल की रात कहाँ थे तुम? माँ बापू हैं घर पे? आज रात उनकी ड्यूटी ईद के भट्टों पर है। आजा। वो हाँ हम पहुंच रहे हैं अभी। गाड़ी निकालिए, अभी जाना नहीं कहीं। दरवाजा खोलिए, नहीं तो मजबूरन हमें तोड़ना पड़ेगा। इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? क्या चल रहा है अंदर? हमको कुछ नहीं पता साहब। उमा कहाँ है? जी उनके पिताजी बीमार हैं, इसलिए वो अपने मायके गई हुई हैं। अनिल सर, वो लोग अंदर कुछ गाड़ रहे थे। जरा हटिए अंबिका जी। क्या हो रहा है सब? खोदो जरा इसको। वो कुछ नहीं है इसमें सर, बस कुछ कीमती सामान, ज्वेलरी और
पैसे हैं जो हम सेव करके रखना चाहते थे। सेव करके रखना चाहते थे? क्यों? वो ओम और माधव की मौत के बाद हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में पता नहीं कब कैसे हम पर मुसीबत आ जाए, तो इसीलिए हमारे पास जो भी धन संपत्ति बचा है इसे संभाल कर रख देना चाहते थे। अरेस्ट वारंट निकलवाइए इन विकास बाबू के नाम। पूरी इज्जत के साथ ले जाया जाएगा इनको जेल। नकवी साहब। सर। अवस्थी परिवार पर जरा नजर रखिए। जी जनाब। कविता जी, विष्णु की खबर? सर विष्णु, वो तो कल रात ही शहर के लिए निकल गया। उसके घर में जो काम करती थी वो लड़की। जनाब वो अंबिका। हाँ, उससे बात करने की कोशिश करो, पर याद रहे घर पे नहीं। उससे काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। जी जनाब। अंबिका रुको। क्या है इस पोटली में? कुछ नहीं साहब। कविता। कहाँ फेंकने जा रही थी इनको और क्यों? उमा भाभी नहीं चाहती थी कि गांव वालों को खबर लगे कि ओम भैया और माधव भैया इतनी शराब पीते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि ये पोटली कहीं बाहर जाके फेंक के आओ। किस बात का झगड़ा था उन दोनों भाइयों के बीच? कारोबार को लेके साहब। दोनों अपने अपने तरीके से काम करना चाहते थे और ये झगड़ा तो उनके बीच में अक्सर होता था। देखो अंबिका, अगर तुम कुछ जानती हो तो सच बोलो। तुम्हारे बोलने से हमें इस केस के इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद मिल सकती है, और अगर तुमने सच छुपाया तो हो सकता है ये तुम्हारे लिए ही बुरा हो जाए। माधव भैया बहुत सरल स्वभाव के थे, मगर वो ओम भैया पर शक करने लगे थे। उन पर इल्जाम लगाते थे कि उनकी पत्नी उमा का ओम भैया के साथ चक्कर चल रहा है। अरे आप आगे लाइए, बैग मुझे दे दीजिए। हाँ। चलो अंदर जाओ, और हाँ, मेरी बीबी हो, मेरी बन के रहो, समझे? जाओ अंदर। ये कैसी बातें कर रहा है माधव? क्या बक रहा है तू? अरे भैया, हम सब जानते हैं कि आपका और उमा का क्या चल रहा है। आपको क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? हम जानते थे कि पुलिस हमसे ये सवाल जरूर करेगी। उस दिन हमको बहुत बुरा लगा था, फिर धीरे धीरे उनका शक और भी बढ़ने लगा। शक बढ़ने की कोई वजह थी? तिजोरी और बीवी दोनों ताले में बंद करके रखने की चीज होती है माधव। अच्छा होगा कि तुम भी उमा भाभी के अरमानों और ओम भैया के इरादों को ताला मार दो। अच्छा तो हम चलते हैं, देरी हो रही है। माफी चाहते हैं उमा जी, धन्यवाद। अब तक हमारे रडार में जो भी लोग आए थे उन सब के पास माधव और ओम को मारने का मोटिव था, लेकिन अब ये केस एक नया मोड़ लेने वाला था।
हाँ, तुम विष्णु पे नजर रखो, हम लोग जल्दी फॉलो अप करेंगे। बुलेट रिपोर्ट क्या कह रही है कविता जी? सर, दोनों भाइयों की मौत जिस बुलेट के चलने से हुई है, उनकी टारगेट से दूरी करीब 15 फीट की होगी। और हाँ सर, एक और बात, जिस गन के इस्तेमाल से उनकी मौत हुई है, वो मौका वारदात पर पाई गई गन से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। हमारा शक एकदम सही निकला नकवी साहब। सर, उन दोनों पे जो गोलियां चली थी वो दरअसल उन बंदूकों से थी ही नहीं जो वहां मौजूद थी। कोई तीसरा आदमी था वहां, कोई और बंदूक लिए। जैसा कि उमा और अंबिका ने अपना बयान दिया, और इस तस्वीर में विष्णु साहब चौधरी को पैसे दे रहे थे, इससे तो ये बात साफ जाहिर होती है कि वो शख्स विष्णु ही था, तो चौधरी को अपने साथ मिलाकर माधव के कान में ओम और उमा के खिलाफ शक के बीज बो रहा था। क्यों नकवी साहब? हो सकता है ना सर। एक काम कीजिए, ये विष्णु शहर में जहां भी रहता है वहां की अच्छे से तलाशी लीजिए। जी सर। उसके बाद ही उसके साथ अच्छे से सवाल जवाब किए जाएं। चौधरी को इतने सारे पैसे क्यों दिए? सर, मैं आपसे ये बात नहीं कहने वाला था। वो चौधरी को अचानक पैसों की ज़रूरत आन पड़ी और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये बात मैं किसी से ना कहूँ। पर चौधरी की कहानी तो कुछ और ही। उसने हमसे कहा कि तुमने उसे पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो माधव को ओम के खिलाफ भड़का सके। विष्णु झूठ बोल रहा है। उसने हमसे कहा कि हम माधव के दिमाग में ये शक डालें कि उसकी बीवी उमा सही औरत नहीं है। और ये सब तुमने इसलिए किया ताकि तुम दोनों भाइयों के बीच में नफरत की आग पैदा कर सको, ताकि वो एक दूसरे का खून करते हैं और इस सारी प्रॉपर्टी के मालिक तुम अकेले बन जाओ, इकलौता मालिक। इतना सब कुछ करने के पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा फायदा होगा। क्यों किया है सब? हाँ सर, मैंने ही दोनों को लड़ा है क्योंकि वो मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। दोनों मेरी माँ को दुख पहुंचाते थे, दर्द पहुंचाते थे। मेरी माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और वो कहती रहेगी, लेकिन दोनों के पास वक्त नहीं था उनका इलाज कराने के लिए। बेटा, मुझे आँख से दिखना कम हो गया, हमें मोतियाबिंद हो गया। बेटा ओम, तू ऑपरेशन करा देना। अरे कायक ऑपरेशन का खर्चा बढ़ा रही हो माँ, क्या करोगी ऑपरेशन करा के? वैसे भी अरे अब तुम्हें कितने दिन और जीना है, एक और पैसा खर्च होगा हमारा, और कुछ नहीं। क्या है ये सब? पता है कितना बिजली खींचेगा ये? 1000 वॉट। तो पता है कितना बिल आएगा? बंद करो सब। अगर मेरी माँ को देने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है, आज भी वो फटे हुए कपड़े पहन के घूमती है। इसलिए उन दोनों को मुझे टॉर्चर करना था और इसी वजह से मैंने ये सब किया। अगर तुमने जो किया वो भी क्राइम है। सर, आपको मुझे जो सजा देनी है वो दे दीजिए, लेकिन सर प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी माँ को ये सब मत बताइएगा। सर, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी कि मैंने अपने दोनों भाइयों के बीच में फूट डालने की कोशिश की और उनका कत्ल किया। जिंदगी भर मेरी माँ ने सिर्फ दर्द सहा। सर, वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, प्लीज। हाँ नकवी। सर, यहाँ कोई बंदूक नहीं है। हमें अवस्थी की हवेली की भी तलाशी लेनी होगी। बैंक डिटेल्स और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है सर। घर की तलाशी लेनी है हमें। पूरी फैमिली के बैंक के पासबुक और आईडी कार्ड्स दिखाइए।
सर पूरा घर छान मारा लेकिन बंदूक कहीं नहीं मिली। शांति पाठ अच्छी तरह से होना चाहिए। 50 सालों से हम इस घर में पूजा पाठ कराते चले आ रहे हैं। भरत के समय से जानते हैं हम आप लोगों को। आईडी के मुताबिक मनमोहिनी जी की उम्र 55 साल है, लेकिन दिखने में 70 की लगती हैं। बाल भी सफ़ेद हैं उनके। माँ बेटी की उम्र में सिर्फ 10 साल का फर्क कैसे मुमकिन हो सकता है? विष्णु से एक बार फिर पूछते हैं। तो नकवी साहब आप जाइए पुजारी से पूछिए। विष्णु सच बताओ, क्या तुम इन्हें मारा है? चुप क्यों हो? हाँ मैंने ही मारा है उन्हें, क्योंकि मैं नफरत करता था, इसीलिए ठोक दिया उन दोनों को। ओम और माधव मनमोहिनी के बेटे नहीं, भरत की पहली पत्नी आशा के बेटे थे। 20 साल पहले कैंसर की वजह से आशा के गुजर जाने के बाद भरत ने मनमोहिनी से शादी की। मनमोहिनी ने तो सिर्फ विष्णु को जन्म दिया था। माफ़ करना, अवस्थी परिवार का मुझ पर 50 साल से विश्वास है। मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। विष्णु ने बड़ी आसानी से कत्ल कबूल कर लिया। सब कुछ इतना आसानी से। केस सुलझा था या उलझ गया था। अब जो इस केस को आगे बढ़ा सकता था वो था मर्डर में इस्तेमाल की गई बंदूक। सर मिल गई गन। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजिए नकवी साहब। जी जनाब। सर आपको अब भी क्यों लग रहा है कि विष्णु कातिल नहीं है? दरअसल मनमोहिनी जी ओम और माधव की सौतेली माँ है। और तुम्हें याद है अंबिका से पूछताछ के दौरान उसने क्या बोला था? वो ओम भैया और माधव भैया को आप कह के बुलाती थी। कविता जी। जी सर। उनके सफेद बालों का राज जानना चाहेंगे आप? हाँ। सर आपको लगता है मनमोहिनी ने कत्ल किया है? सर लेकिन हमें नहीं लगता। सर एक औरत जिसे एक आंख से ठीक से दिखाई भी नहीं देता, वो भला 15 फीट की दूरी से किसी को निशाना कैसे बना सकती है? सर हमें तो लगता है कि उसको ठीक से बंदूक पकड़ना भी नहीं आता होगा। सर कहीं ये उमा और अंबिका का काम तो नहीं? हो सकता है। लेकिन सर एक बात कहें, विष्णु ने ही अपने भाइयों को मारा है, क्योंकि सर ये सौतेले भाइयों वाली बात विष्णु ने तो हमको बताई ही नहीं। सर ये भी तो हो सकता है कि उमा और अंबिका भी विष्णु के साथ शामिल हो इस साजिश में, और मनमोहिनी जी को खबर भी ना हो। चलिए इस खेल का एंड करते हैं। एक खेल खेल। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आपके दोनों बेटों का कातिल मिल गया। क्या? पर हमें तो लगा था कि मेरे बच्चों ने एक दूसरे की जान ली। नहीं, ओम और माधव की जान ली है आपके तीसरे बेटे विष्णु ने। हाँ मैंने ही मारा है। मैंने ही मारा दोनों को, क्योंकि नफरत करता था इसीलिए ठोक दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? विष्णु क्यों मारेगा अपने सगे भाइयों को? सगा भाई? विष्णु सगा भाई कहां से हो गया? विष्णु ओम और माधव का सगा भाई नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे आप ओम और माधव की सगी मां नहीं है। विष्णु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने जिस गन से उन दोनों की हत्या की, उस गन पे विष्णु के फिंगरप्रिंट्स के निशान पाए गए। ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारे बेटे को नहीं पकड़ सकते। मेरा बेटा विष्णु चला गया तो मैं उसके बिना कैसे जी सकती हूँ?
आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है साहब, और विष्णु ने जरूर किसी मजबूरी में आके अपना गुनाह कबूल किया होगा, और विष्णु ने ओम और माधव का खून नहीं किया। सही कह रही हैं आप। शायद विष्णु असली मुजरिम है ही नहीं। बंदूक तो मिल गई, अब ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम 15 फीट दूर से टारगेट को हिट कर सकते हो। जी जी। पकड़ो, शूट करो और साबित करो। शूट। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे, मैं शूट नहीं कर सकता सर। शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं मनमोहिनी जी। विष्णु ने जरूर किसी दबाव में ही आकर ये सब बोला होगा। ओम और माधव का असली कातिल इसी घर में है और इसी कमरे में। विष्णु निशाना लगाने में माहिर नहीं है, तो कौन है माहिर? वो जो कोई भी है वो है तो यही। आपका निशाना भी काफी अच्छा है मनमोहिनी जी। बाल सफेद डाई करने से उम्र नहीं बढ़ती मनमोहिनी जी। ओम और माधव को आपने मारा है। आपको शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब, आप एक बूढ़ी और लाचार औरत पे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी एक आंख की रोशनी भी कमजोर है और बंदूकें खाक चलाएंगे। आपकी इस बात का जवाब है हमारे पास। ये एल्बम आपके घर की तलाशी लेने के दौरान हम दरअसल ढूंढ रहे थे बंदूक, लेकिन बंदूक पकड़े हुए आपकी तस्वीर हमें बड़ी अच्छी लगी। सुना है काफी अच्छा निशाना है आपका। आप ही है ना? बड़े अफसोस की बात है मनमोहिनी जी कि वही हुनर आपने 30 साल बाद अपने बेटों पर आजमाया। उस गन में आपकी उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। हम नहीं मारा है ओम और माधव को। क्या कुछ नहीं किया हमने इनके जाने के बाद इस घर को संवारने के लिए। पूरा जिंदगी लगा दिया, पर ओम और माधव ने हमें कभी भी माँ का दर्जा नहीं दिया। अरे फिक्र करना तो दूर, दोनों छोटी छोटी चीजों के लिए हमें तरसाते थे। हाँ, हम समझ गए। हमारे जाने के बाद ये दोनों हमारे बेटे को जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए हमने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचा। हमने कहा था विष्णु को मार दे इन दोनों को, लेकिन वो अपने भाइयों के खून से अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लगा दिया। हमारे पास अपने पति के नाम से एक रजिस्टर्ड बंदूक पड़ा हुआ था, जिसको हमने बहुत ही संभाल कर रखा। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताना हुआ था,
जैसे पहला शॉट फायर हुआ हम खेत की तरफ भागे। कविता जी, चलिए। विष्णु को पता था कि उसकी मां ही कातिल है, इसलिए उसने बंदूक छुपाई और हमसे झूठ बोला, जिसकी सजा कानून उसको देगा। पैसे और दौलत के लालच में लोग अक्सर रिश्तों को पीछे छोड़ जाते हैं। ऐसी ही लापरवाही ओम और माधव ने अपनी मां के साथ की। उस मां ने बेशक उनको जन्म न दिया हो, लेकिन पालने पोसने में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी। ओम और माधव ने मनमोहिनी को हमेशा एक सौतेली मां का दर्जा दिया। उन दोनों के इस व्यवहार के कारण मनमोहिनी ने आक्रोश में आकर अपने दोनों बच्चों की ही जान ली। ये बिल्कुल जायज नहीं है। रिश्तों से परिवार बनता है और परिवार से समाज, और इस समाज को जरूरत है समझदारी की। इसीलिए हमारी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि रिश्तों की कीमत को समझिए, क्राइम से दूर रहें, अपराधियों से सतर्क रहें और अपराध से रहें सावधान। जय हिंद। तो सावधान इंडिया।